बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो से अधिक पिंड एक साथ कांटेक्ट में हों और उस पर फोर्स लग रहे हों तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, और जब वो पिंड आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे पर जब संपर्क में आएंगे तो उनके बीच में रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं। जैसे एक हमारे पास ऐसे सरफेस है और ऐसे तीन पिंड इस पर रखे गए हैं, ऐसे एक, और इसी के संपर्क में एक दूसरा पिंड और इसके संपर्क में और एक तीसरा पिंड। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है। और इस पर फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में छोटे वाले पिंड पर कैपिटल F है। और जब इस पर फोर्स लग रहा है तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन, त्वरण A। तो निकालना है एक्सीलरेशन कितना होगा इस सभी बॉडी पर। और हमें ये जानते हैं, आपको बताया गया है कि जब दो बॉडी, यह बॉडी जब इस बॉडी को, यह वस्तु जब इस वस्तु को आगे की ओर फोर्स लगाएगी तो दोनों जहाँ कांटेक्ट होंगे ऐसे तो इनके बीच में रिएक्शन फोर्स लगता है। तो इसको मान लेते हैं T1, ऐसे T1 इक्वल और अपोजिट होता है। और ये जो सेकेंड वाली बॉडी थर्ड बॉडी के बीच में जो लग रहा है ऐसे रिएक्शन फोर्स, अगर इसको T2 मान लें, ऐसे T2, सॉरी ये होगा T2 इक्वल और अपोजिट होंगे। तो हमें T1 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू निकालनी है। आपको बताया गया है जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, जिस दिशा में बॉडी मूव करती है, फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो अगर जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट में होगा उसको निगेटिव कर देंगे और जो फोर्स एक्सेलरेशन की दिशा में होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पिंड को नीचे उतार लाते हैं, ऐसे उतार दिया हमने m1। इस पर इधर से कितना फोर्स लगा, F1, और इसके अपोजिट ये सेकेंड वाली बॉडी है, इस पर अपोजिट कितना फोर्स लगा रही है इधर से T1 फोर्स लगा रही है इधर। तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ F = ma लगाएंगे। इस साइड में F है तो लिखेंगे F, और T1 की जो डायरेक्शन है A के अपोजिट में है तो -T1 = m1a। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले को लेते हैं। सेकेंड वाले को यहाँ पे, सेकेंड वाले पिंड को उतारा, यह है m2। अब देखिए यहाँ पर इस साइड में लग रहा है, इधर से लग रहा है T1 और इधर अपोजिट में लग रहा है T2। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 - T2 = m2a। यह होगा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाले बॉडी को यहाँ पे बना देते हैं, ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले इधर लग रहा है T2 और इधर से कोई फोर्स नहीं है, यह है m3। तो यहाँ पर लिखेंगे T2 = m3a। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, F - T1 = m1a, T1 - T2 = m2a, T2 = m3a। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, F = ये कॉमन हो जाएगा, m1 + m2 + m3। तो A = आ गया F/m1 + m2 + m3। ये हो गया, यानी तीनों पिंड m1, m2, m3 तीनों में एक्सेलरेशन होगा। A = F/m1 + m2 + m3। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके कंपटीशन में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के BSc के एंट्रेंस में, या इसमें पूछा गया है BSc के एंट्रेंस में। ऐसे फिगर बना दिया है और पूछा है कि m2 पर लगने वाले त्वरण को ज्ञात कीजिए। m2 पर लगने वाले त्वरण, चाहे m1 हो, चाहे m2 हो, चाहे m3 हो, सब पर लगने वाला त्वरण A = F/m1 + m2 + m3। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स जो है T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। तो A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दे रहे हैं, देखिए ऐसे
जो समीकरण नंबर जो हमारा एक है, तो यहाँ पर है एफ माइनस T1 इज इक्वल टू M1 A। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एफ माइनस M1 और ए की वैल्यू है एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये T1 को इधर लाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा T1। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं T1 इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई एफ में करेंगे तो देखिए क्या होगा, M1 एफ प्लस M2 एफ प्लस M3 एफ माइनस M1 एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 एफ से M1 एफ कैंसिल, तो ये T1 इक्वल टू हो गया, दोनों में एफ कॉमन हो जाएगा, तो M2 प्लस M3 इंटू एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये निकल गया T1 की वैल्यू। ये रिएक्शन फोर्स T1 इतना होगा। अब पूछा है T2 कितना होगा, तो समीकरण नंबर 3 में एक मान रख दीजिए, तो T2 इक्वल टू हो गया M3 एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसे निकाल लेंगे। T1 निकल गया, T2 निकल गया और एक्सीलरेशन निकल गया। अगर यही फिगर हो, सेम यही चीज़ हो, अगर फोर्स छोटे पिंड पर न लग करके बड़े वाले पिंड पर लगे तब क्या होगा, उसको देख लेते हैं। ऐसी एक सरफेस है और एक छोटा सा पिंड है, इससे बड़ा पिंड है और इससे भी बड़ा पिंड है। ऐसे यह है M1 M2 M3 और फोर्स इधर से लग रहा है एफ, यह फोर्स लग रहा है इधर से। तो पूछा गया बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है फोर्स के डायरेक्शन में होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होगा वह होगा, मान लेते हैं T1, और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होगा वह मान लेते हैं T2, T1 और T2। तो अब पहले वाले पिंड को यहाँ पर उठा नीचे कर लेते हैं। ऐसे इधर से फोर्स लग रहा है एफ और इधर से फोर्स लग रहा है T1। डायरेक्शन कौन सा बताता है, एक्सेलरेशन, तो एफ पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे एफ माइनस T1 इक्वल टू M3A। सेकेंड वाले की बात करें, इधर से लग रहा है, देखिए इधर से लग रहा है T1 और इधर से लग रहा है T2, तो यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 बराबर मास इसका M2 है तो M2A। थर्ड वाले को ले लें, थर्ड वाले को ले लें ऐसे, तो इधर से लग रहा है T2, इधर से कोई फोर्स नहीं है, यह है M1, तो लिखेंगे T2 बराबर M1A। अब ये समीकरण नंबर 3 है, यह 2 है और ये 1 है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा ये एफ इज इक्वल टू, देखिए T2 माइनस T2 प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, तो एफ बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन वही आया, ए बराबर एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो निकल गया एक्सेलरेशन। अब पूछा है कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो एफ माइनस T1 बराबर M3A, एफ माइनस T1 बराबर M3A, या एफ इसको इधर लाइए माइनस M3 इंटू एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू T1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा M1 एफ, M2 एफ, M3 एफ, M3 एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर T1। M3 एफ से M3 एफ कैंसिल, तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू, कॉमन क्या है इसमें, एफ कॉमन हो जाएगा और बचेगा M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये निकल गया T1। T2 निकालना है
तो T2 इक्वल टू m1f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे निकाल लेंगे। ये संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है, अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहें या अनबैलेंस फोर्स कहें, वह मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वह संरक्षित रहता है या नियत रहता है। लिख सकते हैं ऐसे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित, या इसी को कहते हैं नियत, संरक्षित या नियत रहता है। इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। जैसे आपको बताया जाए कि अगर न्यूटन का सेकेंड रूल कहता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी संवेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। और कह रहा है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति का मतलब यदि F इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, जब बाह्य बल अनुपस्थित रहे F इक्वल टू जीरो हो तो dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो, या कह सकते हैं इसको ऐसे, dp इक्वल टू जीरो, इधर मल्टीप्लाई होगा, dp इक्वल टू जीरो। अब dp इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब p इक्वल टू क्या होगा, नियतांक, p इक्वल टू क्या हुआ, नियतांक हो गया ये। p इक्वल टू, p क्या है, संवेग है, यानी p के जगह पर होता है m इंटू वी, m भी बराबर नियतांक या स्थिर, या कह सकते हैं इसको m1 v1 बराबर m2 v2। ये तीनों के तीनों संवेग संरक्षण के नियम हैं। अगर कोई निकाय का मतलब सिस्टम, उसमें एक पार्टिकल हो, दो पार्टिकल हो, n पार्टिकल हो, सबका संवेग क्या होगा, स्थिर रहता है, यानी m1 v1 बराबर m2 v2, या कह सकते हैं m भी इक्वल टू नियतांक या p इक्वल टू नियतांक। dp इक्वल टू जीरो, dp इक्वल टू अगर जीरो है, संवेग, dp का मतलब संवेग में परिवर्तन जीरो है। एक चीज़ समझिए, dp का मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ये होगा प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। अगर प्रारंभिक संवेग मान लीजिए m1 v1 रहा हो और अंतिम संवेग मान लीजिए m2 v2 रहा हो, तो दोनों का योग क्या है, जीरो है, तो कह सकते हैं m1 v1 बराबर m2 v2। उसी से निकलता है m1 v1 बराबर m2 v2। इसे कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे बंदूक से जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक कहाँ हटती है, पीछे की ओर हटती है, यानी जितना संवेग गोली का होता है उतना ही संवेग किसका होता है, बंदूक का होता है। इसीलिए वो पीछे की ओर क्या करती है, झटका देती है, इसलिए उसको कंधे पर लगा करके फायर किया जाता है। नाव से कूदते हैं तो हम आगे की ओर जाते हैं, नाव पीछे की ओर जाती है, ये भी संवेग संरक्षण का क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। रॉकेट जो छोड़ते हैं हम, रॉकेट नोदक जो होता है, रॉकेट आगे की ओर जाता है और उसकी जो है छिद्र से धुआं कहाँ आती है, पीछे की ओर, तो दोनों का नीचे का संवेग
और ऊपर का संवेग दोनों इक्वल होता है और इससे रॉकेट आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। रॉकेट के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं बंदूक और गोली पर। एक बंदूक है ऐसे बंदूक है और बंदूक का जो द्रव्यमान है वह मान लेते हैं 5 किलोग्राम है। बंदूक का द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है और इससे एक गोली निकलती है। इस गोली का जो मास है वह m बराबर, इसको कैपिटल M कर दे रहे हैं। बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है और गोली जो यहाँ से निकलती है वह 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। पूछता है बताइए कि ये बंदूक कितने वेग से प्रक्षिप्त होगी या कितने वेग से पीछे की ओर हटेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बंदूक का संवेग और गोली के संवेग को बराबर कर देंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए ये बंदूक है और इधर गोली है, तो लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग m भी इज इक्वल टू गोली का संवेग भी m भी। हम मान लेते हैं बंदूक जो हटती है पीछे वो कैपिटल V वेग से हटती है, तो m इंटू वी बराबर m भी। बंदूक का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम इंटू वी इज इक्वल टू 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 1000 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। तो ऊपर 1 2 3 1 2 3, तो v इक्वल टू 1/5 0.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बंदूक क्या होगी, पीछे की ओर हटेगी। एक गोला ऐसे है, एक गोला जो है ऐसे 50 किलोग्राम का है और ये चल रहा है ऐसे 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। और दूसरा गोला है ऐसे, ये 40 किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का। ये ठीक इसके विपरीत दिशा में चलता है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। अब जब दोनों गोले आपस में ज्वाइंट होकर के एक में मिल जाए, दोनों गोले ऐसे ज्वाइंट हो जाए, ऐसे इस तरह से ये दोनों गोले आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाए, मिल जाए, तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा और किस ओर चलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड वाले की ओर चलेगा कि 50 किलोग्राम के जो गोला है उसकी दिशा में चलेगा, किस दिशा में चलेगा और किस वेग से चलेगा। तो देखिए यह मान लेते हैं m1 है और ये क्या है, m2 है। इस संयुक्त द्रव्यमान हो जाएगा इसका कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 और ये चल रहा है v1 वेग से और ये चल रहा है v2 वेग से और ये जिस डायरेक्शन में भी चले ये चल रहा है कैपिटल v वेग से ऐसे। तो इसमें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कैसे लगाएंगे कि संयुक्त गोले का संयुक्त होने के पहले संवेग बराबर संयुक्त होने के बाद संवेग, या टक्कर के पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। अगर इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। किसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, डायरेक्शन लेना जरूरी है। तो देखिए लिखेंगे टक्कर के पहले संवेग, टक्कर के पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। टक्कर के पहले संवेग होगा m1 v1 प्लस m2 v2 और टक्कर के बाद हो जाएगा m इंटू v। टक्कर के बाद दोनों गोले एक में जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। तो m1 का मान दिया है 50 और v1 का मान दिया है 10
m2 का मान दिया है 40, v2 का मान दिया है तो लिखेंगे -20, -20, इसलिए कि यह अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी कितना, 40 अब प्लस 50 + 40 = 90 भी। यह हो जाएगा 500 माइनस यह हो जाएगा कितना 800 इज इक्वल टू 90 भी। 500 माइनस 800 माइनस 300 इक्वल टू 90 भी। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -300/90 या यह हो जाएगा 10/3, 3 से काट देंगे और यह हो जाएगा -3.33 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव का मतलब यह है यह किस डायरेक्शन में चलेगा, निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, यानी 40 किलोग्राम का गोला जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा। ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि संयुक्त गोले की दिशा 40 किलोग्राम वाले गोले के दिशा में होगा, यानी टक्कर के बाद से यह इस डायरेक्शन में चलेगा। भले इसका मास कम है, इसका मास अधिक है, लेकिन इसकी संवेग अधिक है, इसका संवेग कम है। जिसका संवेग अधिक होता है वह उतना ही उस दिशा में लेकर के जाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि संवेग डिपेंड करता है कि कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, यह बताने वाला कौन है, संवेग है, m × v। तो हो जाएगा v = -3.3 मीटर पर सेकेंड।